मैं योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारायणपुर, छत्तीसगढ़। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परेटो अनुकूलतम। परेटो अनुकूलतम को जानने से पहले हम ये समझें कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के संदर्भ में प्रोफेसर रेडर कहते हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र अर्थ विज्ञान की वह शाखा है जो आर्थिक नीतियों के लिए औचित्य के मानदंड की स्थापना तथा प्रयोग करने का प्रयत्न करती है। अर्थात कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के औचित्य निर्धारित करने का मानदंड प्रस्तुत करती है तथा अनेक कारण परिणाम संबंधों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित आर्थिक नीतियों के उचित तथा अनुचित होने के विषय में मूल्यगत निर्णय देता है। इसी मूल्यगत निर्णय को किसी आर्थिक नीति के क्या कारण और परिणाम होंगे और वो आर्थिक नीतियाँ किस तरह से जन समुदाय मानव कल्याण को प्रभावित करेगी, उसी के संदर्भ में आज हम विल्फ्रेड पैरेटो के परेटो अनुकूलतम को समझेंगे। विल्फ्रेड पैरेटो सर्वप्रथम पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगिता के क्रमवाचक के आधार पर कल्याणवादी अर्थशास्त्र का विचार प्रस्तुत किया। परेटो ने तुच्छ गुण की मापनीयता तथा उसके अंतर वैयक्तिक तुलना के विचार को गलत सिद्ध किया तथा स्पष्ट किया कि पूर्ण प्रतियोगी समाज को अनुकूलतम कल्याण की स्थिति प्राप्त करने में सहायक होता है। अर्थात यदि समाज में परफेक्ट कंपटीशन, यदि ऐसा मार्केट हो जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार की परिस्थितियाँ, तो ऐसी परिस्थितियाँ समाज में अनुकूलतम कल्याण स्थापित करेगी, ऐसा परेटो कहते हैं। अब परेटो का सामाजिक अनुकूलतम क्या है? परेटो का सोशल ऑप्टिमम क्या है? परेटो सामाजिक अनुकूलतम को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि परेटो की सामाजिक अनुकूलतम वह स्थिति है जिसके अंतर्गत साधनों अथवा उत्पादों के पुनरावंटन रीएलोकेशन द्वारा बिना किसी व्यक्ति को हीनतर किए हुए किसी अन्य व्यक्ति को श्रेष्ठतर करना संभव नहीं होता। अर्थात कोई ऐसी नीति जिसके पुनर्निर्माण से, जिसके पुनरावंटन के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को हीनतर किए हुए किसी व्यक्ति को श्रेष्ठतर करना संभव नहीं होता, ऐसी स्थिति जब आ जाए तब कहा जाएगा परेटो का सामाजिक अनुकूलतम स्थिति। क्या किसी को हीनतर किए बिना श्रेष्ठतर कर पाना संभव नहीं होता? ये हम उसके ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। फिर परेटो क्राइटेरिया क्या है? परेटो मानदंड। परेटो क्राइटेरिया, परेटो मानदंड के अनुसार यदि कोई परिवर्तन किसी को हानि नहीं पहुंचाता तथा कुछ लोगों को श्रेष्ठतर बनाता है, अर्थात उनकी संतुष्टि को बढ़ाता है, तो वह सुधार है। इसका तात्पर्य है कि कोई नीति में परिवर्तन या साधनों का पुनरावंटन द्वारा बिना किसी को हानि पहुंचाए यदि हम किसी की स्थिति में सुधार कर दें, उसकी संतुष्टि में बढ़ा दें, तो वह एक सुधार होगा और वह परेटो क्राइटेरिया होगा। बॉमल भी कहते हैं कि कोई परिवर्तन जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता
तथा कुछ लोगों को उनके स्वयं के अनुमान में श्रेष्ठतर बनाता है, आवश्यक रूप से सुधार समझा जाना चाहिए। अर्थात इस परेटो मानदंड और इस बॉमर की परिभाषा से क्या समझ में आता है, वो ये कि कोई नीति जो लोगों के कल्याण में बढ़ोतरी करती हो या लोगों के कल्याण को बढ़ाता हो, उसमें सुधार करता हो, ऐसी नीतियां, तो ये सुधार और ये कल्याण उस समाज में कब और कैसे होगा? वो तब होगा जब किसी को हानि ना पहुंचाया जाए, यानी किसी समुदाय को हानि ना पहुंचाए और उसमें से कुछ समुदाय के लोगों की स्थिति बेहतर हो जाए, तो कहा जाएगा कि उस नीति से सुधार हुआ, उस नीति से कल्याण हुआ। अब हम परेटो अनुकूलतम को एजवर्थ बाउले बॉक्स द्वारा समझेंगे। ये रेखा चित्र है परेटो मानदंड तथा परेटो अनुकूलतम को प्रदर्शित करता हुआ, और ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है और इस चित्र से सारी व्याख्या स्पष्ट होती है और आपको समझ में आएगा कि व्यवहारिक रूप से ये जो नीतियां बनती हैं, वो चाहे जैसी नीतियां हो, चाहे सामाजिक नीतियां हो, आर्थिक नीतियां हो, और उन नीतियों का उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से समाज के कल्याण को ऊपर उठाया जाए, किस तरह से उनमें सुधार किया जाए। ये इस बात की व्याख्या हम इस एजवर्थ बाउले बॉक्स से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ दो ओरिजिन है, मूल बिंदु OA और OB। दो उपभोक्ता हैं, A उपभोक्ता, उसके लिए मूल बिंदु OA, B उपभोक्ता, उसके लिए मूल बिंदु OB। दो उपभोक्ता, दो वस्तुएं, वस्तु X, वस्तु Y। एक उपभोक्ता के लिए अनधिमान वक्र IA1, IA2, IA3, IA4, ये IA1, IA2, IA3, IA4 बढ़ते हुए अनधिमान वक्र है, अर्थात एक उपभोक्ता की बढ़ते हुए संतुष्टि को सूचित करते हैं। वहीं दूसरी ओर B उपभोक्ता के लिए बढ़ता हुआ अनधिमान वक्र है IB1, IB2, IB3 और IB4। ये B उपभोक्ता के लिए OB मूल बिंदु से बढ़ता हुआ अनधिमान वक्र या ऊपर उठता हुआ अनधिमान वक्र या अधिक संतुष्टि देते हुए अनधिमान वक्र प्रदर्शित किए गए हैं। P, Q, R और S ये कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट है जहां A उपभोक्ता के संतुष्टि और B उपभोक्ता की संतुष्टि दोनों एक साथ एक बराबर है, इसलिए उसे हम कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट या उसे इस बिंदु P, Q, R और S को ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो K बिंदु है, ये K बिंदु एक सामाजिक अनुकूलतम का बिंदु है कि नहीं, इस बात को हम समझते हैं। K पुनर्वितरण का प्रारंभिक बिंदु है, जहां यदि हम बिंदु K पर देखें तो एक उपभोक्ता X वस्तु का OG मात्रा में उपभोग कर रहा है और Y वस्तु का KG मात्रा उपभोग Y वस्तु की कर रहा है। यहां से भी हम समझें तो एक K पर A व्यक्ति का उपभोग AG, इस प्रारंभिक जो बिंदु है
प्रारंभिक बिंदु है के, और उस प्रारंभिक बिंदु पर जब हम ये मान लें कि के जो बिंदु है वो प्रारंभिक वितरण की स्थिति है, और उस वितरण की स्थिति में ए व्यक्ति के पास x की ओजी मात्रा तथा ए व्यक्ति के पास y की kg मात्रा का वो उपभोग करता है। ये कुल x वस्तु है और ये कुल y वस्तु है। तो जब इतनी मात्रा x का उपभोग ए व्यक्ति कर रहा है तो ये बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो भी व्यक्ति इसका उपभोग करेगा। इसी तरह से ये बी व्यक्ति जब वितरण का बिंदु K है तो उस समय X वस्तु का उपभोग KF कर रहा है और Y वस्तु का उपभोग K कर रहा है। यदि B उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग कितना करेगा, KF के बराबर, और Y वस्तु का उपभोग कितना करेगा, K के बराबर। और इस तरह से ये जो पूरी वस्तु है X और ये पूरी वस्तु Y, ये दो उपभोक्ता A और B के बीच बट जाएंगे इस तरह से के बिंदु पर। अब हम ये देखें कि यदि यहाँ से कोई नीति में परिवर्तन हो या वितरण में परिवर्तन हो या री एलोकेशन हो, पुनरावंटन हो, K से R की ओर या K से S की ओर, यदि ये पुनरावंटन होता है तो हम ये समझने का प्रयास करें कि क्या किसी की स्थिति बेहतर होती है या किसी की स्थिति खराब होती है या क्या होता है, हम इसको समझते हैं। यदि पुनरावर्तन हो और K से यदि हम यस बिंदु की ओर जाएं तो हम देखेंगे कि क्या देखेंगे कि K बिंदु पर क्या चीजें हैं। K बिंदु पर A उपभोक्ता किस अनुदिमान वक्र पर है, IA3 पर है, और जो B उपभोक्ता है वो किस पर है, IB1 पर। यानी अगर हम अनुदिमान वक्र देखें K बिंदु पर तो A किस बिंदु पर है, IA3, और B उपभोक्ता उसी बिंदु पर किस पर है, IB1 पर। IB1। अब यदि K से S पर आएगा तो कौन सा अनुमान वक्र देख रहे हैं कि B में तो कोई सुधार नहीं होता, यानी वो IB1 पर अनुमान वक्र पर ही रहता है, क्योंकि यही अनुमान वक्र S पर है। लेकिन ये जो A है, A का अनुमान वक्र जो IA3 था वो जब S पर जाता है तो वो IA4 पर पहुंच जाता है, यानी IA3 से IA4 पर पहुंच गया। यानी K बिंदु से S बिंदु जाने पर उपभोक्ता A की संतुष्टि में वृद्धि होती है और उपभोक्ता B का संतुष्टि यथावत रहता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि बिना किसी को हिंतर किए, बिना किसी को वर्कशॉप किए हम बेहतर स्थिति में पहुंच गए, अर्थात बिना B के कल्याण में कमी किए हमने A के कल्याण में बढ़ोतरी होती है, यानी A की संतुष्टि के स्तर में वृद्धि होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि K बिंदु परेटो के सामाजिक अनुकूलतम का बिंदु नहीं है, क्योंकि उनके सामाजिक अनुकूलतम की परिभाषा को फुलफिल नहीं करता। अब K से R पर जाए तब क्या होगा। अगर हम K से R पर जाएं तो देखते हैं कि R बिंदु पर अनधिमान वक्र B1 से उपभोक्ता B का अनधिमान वक्र IB1 से IB2 हो जाता है। K से R बिंदु पर यदि हम चाहें वितरण की स्थिति को चेंज करें तो B उपभोक्ता IB1 से IB2 पर चला जाता है, ये अधिमान वक्र उसके लिए बढ़ता हुआ है, IB1 पर आ जाता है। और
जो अनधिमान वक्र एक उपभोक्ता के लिए यहाँ I83 था वो यहाँ R बिंदु पर भी I83 है। यानी K से जब R पर वितरण होता है, वितरण की स्थिति को चेंज किया जाता है, K से R पर पुनर्वितरण होता है, इस स्थिति में B के कल्याण में तो वृद्धि होती है, वो IB1 से IB2 पर चला जाता है, लेकिन A का कल्याण यथावत रहता है। तो इसका मतलब ये कि यहां भी स्पष्ट है कि R बिंदु K से R बिंदु पर आना भी B उपभोक्ता के कल्याण में वृद्धि करता है और A व्यक्ति के कल्याण को स्थिर रखता है। यानी ये सामाजिक अनुकूलतम की स्थिति नहीं है, इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ ये कहना कि R और S या और तमाम बिंदु जो उनके बीचों में हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ बिंदु कौन होगा, यानी वो पुनर्वितरण जो हो रहा है वो K से, जो K प्रारंभिक वितरण का बिंदु है, उस प्रारंभिक वितरण के बिंदु से S पर आए कि R पर आए, वो कौन सा श्रेष्ठ होगा, इसको कह पाना, ये इस प्रश्न का उत्तर परेटो मानदंड प्रदान नहीं करता, या इसमें कौन सा श्रेष्ठ होगा, इस बात को हम नहीं समझ सकते। इस व्याख्या से हमें ये बात समझ में आती है कि बिना कुछ लोगों के कल्याण, इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है कि बिना कुछ लोगों के कल्याण में कमी किए बिना हम कुछ लोगों का कल्याण बढ़ा देते हैं। किसके द्वारा? नीति में परिवर्तन या साधनों के पुनरावंटन या उत्पाद के पुनरावंटन या संसाधनों के पुनरावंटन, रीएलोकेशन द्वारा हम कुछ लोगों के कल्याण को बेहतर बना देते हैं। इस ग्राफ से हमें इस बात की जानकारी होती है।